सब्सक्राइब कीजिए एजुकेशन प्लेनेट यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट एजुकेशन और टेक वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा 7 विज्ञान विषय में चैप्टर नंबर 8 पवन, तूफान और चक्रवात, इसके 2 वीडियो में हमने इस पाठ को पूरा अच्छी तरह से समझा। आज के वीडियो में हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे और प्रश्न उत्तर करने से पहले एक बार इसकी जो महत्वपूर्ण शब्दावली है इसका दोहरान करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले है पवन। गतिशील वायु पवन कहलाती है। फिर है दाब। वायु द्वारा किसी एकांक क्षेत्र पर पड़ने वाला बल दाब कहलाता है। तीसरा है पवन वेग मापी। हवा की गति को मापने के यंत्र को पवन वेग मापी कहते हैं। फिर है चक्रवात। चक्रवात वह तूफान है जो अधिकांश तटीय क्षेत्रों को प्रभावित करता है और ये एक प्रकार की घूमती हुई वायु है। इसके बाद में है तड़ित झंझावात। जल की गिरती हुई बूंदों तथा तीव्र गति से ऊपर उठती हुई वायु की परस्पर क्रिया से उत्पन्न ध्वनि को तड़ित झंझावात कहते हैं। अगला है मानसूनी पवन। मानसूनी पवन अपने साथ पानी लाती है जिससे वर्षा होती है। टोर्नेडो। टोर्नेडो गहरे रंग का कीपाकार बादल होता है। इनकी कीप जैसी संरचना आकाश से पृथ्वी तल की ओर आती हुई प्रतीत होती है। फिर है टाइफून। चक्रवात को जापान में टाइफून कहा जाता है और चक्रवात को ही अमेरिकी महाद्वीप में हरिकेन कहा जाता है। इसके बाद में पाठ में बीच बीच में से बूझो पहले इस प्रकार से कुछ प्रश्नवाचक बातें आई थी, उसको अपने अब हल करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, मैं यह नहीं समझ पा रही हूँ कि पवन की दिशा ठीक उत्तर दक्षिण दिशा क्यों नहीं है। इसका उत्तर हो क्योंकि पवन के प्रवाह की दिशा उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर होती है, जो कि पृथ्वी के घूर्णन के कारण से होती है। प्रश्न नंबर 2 है, मैं यह जानने के लिए उत्सुक हूँ कि ये पवन धाराएं हमारे लिए क्या करती है। तो इसका उत्तर होगा ये पवन धाराएं हमारे लिए यह वर्षा लाती है, क्योंकि ये अपने साथ जल वाष्प लाती है जिसके कारण वर्षा होती है। यह प्रक्रिया जल चक्र का एक चरण है। अगला प्रश्न है इसमें, कभी कभी वर्षा अनेक समस्याओं को जन्म देती है। क्या आप ऐसी कुछ समस्याओं के नाम बता सकते हैं। इसका उत्तर होगा बाढ़ के कारण चारों ओर जल ही जल भर जाता है, जिससे फसल, मकान और जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। अब इसके जो पाठ्य पुस्तक के प्रश्नोत्तर है, जो पाठ के पीछे जो प्रश्नोत्तर दिए हुए हैं उन प्रश्नों को हम करते हैं। इसमें पहला प्रश्न रिक्त स्थान का है। निम्नलिखित वक्तव्यों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पवन रिक्त स्थान वायु है, तो इसमें आएगा गतिशील, क्योंकि पवन एक गतिशील वायु है। फिर दूसरा है पवन पृथ्वी के रिक्त स्थान तापन के कारण उत्पन्न होती है, तो इसमें आएगा असमान। पृथ्वी के असमान ताप के कारण से यह पवन उत्पन्न होती है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। अगला जो रिक्त स्थान है वह है पृथ्वी की सतह के निकट रिक्त स्थान वायु ऊपर उठती है, जबकि रिक्त स्थान वायु नीचे आती है। तो इसमें होगा पृथ्वी की सतह के निकट गर्म वायु ऊपर उठती है, जबकि इसके विपरीत ठंडी वायु नीचे आती है। तो यहाँ आएगा ठंडी, पहले गर्म फिर ठंडी। फिर इसका घ है रिक्त स्थान। वायु रिक्त स्थान दाब के क्षेत्र से खाली स्थान दाब के क्षेत्र की ओर गति करती है, तो इसमें आएगा वायु उच्च दाब के क्षेत्र से निम्न दाब के क्षेत्र की ओर गति करती है। ये इसमें भी यहाँ नीचे सबके इसमें उत्तर लिखे हुए हैं, यहाँ से भी आप देख सकते हैं।
इसके बाद में है इसका प्रश्न नंबर 2। किसी दिए गए स्थान पर पवन की गति की दिशा पता लगाने के लिए दो विधियां बताइए। अब पवन की गति की दिशा का पता लगाने की दो विधियां हो सकती है। नंबर 1, पवन की गति की दिशा का पता हवा में छोड़ी गई सूखी पत्ती के उड़ने की दिशा देखकर लगाया जा सकता है। और दूसरा, पवन की दिशा का दिशा सूचक यंत्र द्वारा भी पता लगाया जा सकता है। अब पवन की गति की दिशा कौन सी है, इसके और भी दो तरीके हो सकते हैं सामान्य रूप से। यदि कहीं पे मंदिर के ऊपर या किसी और स्थान पे कोई झंडा लगा है, कोई ध्वज लगा हुआ है, वो किस दिशा में लहरा रहा है उससे भी अपन को पता लग सकता है। या फिर हवा थोड़ी सी अगर पवन तेज चल रही है तो उसमें यदि हम कोई सूखी मिट्टी अपने हाथ में लेके और उसको ऊपर से नीचे डालेंगे तो मिट्टी किस तरफ उड़ रही है, इससे भी हमें उसकी पवन की दिशा का पता लग सकता है। अगला प्रश्न है, ऐसे कोई दो अनुभव बताइए जिनसे आपको ऐसा अनुभव हुआ हो कि वायु दाब डालती है। अब देखिए, जब हम गुब्बारे में हवा भरते हैं तो वह फूल जाता है, ये दाब के कारण से होता है। और जब हवा चलती है तो दरवाज़ों और खिड़कियों पर लगे पर्दे उड़ते हैं। बहुत तेज चल रही है तो खिड़की दरवाजे उससे बंद भी हो जाते हैं। अब अगला प्रश्न है इसका, आप एक भवन खरीदना चाहते हैं। क्या आप ऐसा भवन खरीदना चाहेंगे जिसमें खिड़कियां हो लेकिन रोशनदान न हो? और अपने उत्तर का कारण भी समझाइए। इसका उत्तर होगा नहीं, क्योंकि मकान में रोशनदान भी आवश्यक है। खिड़कियों से प्रवेश होने वाली हवा रोशनदान से निकल जाती है और बिना रोशनदान वाले मकान तेज पवनों से सुरक्षित नहीं रहते, क्योंकि गर्म हवा ऊपर उठती है, यह केवल रोशनदान से ही बाहर निकल पाती है। अगला प्रश्न है, समझाइए कि कपड़े के बैनरों और धातु की चादर से बने विज्ञापन पटों में छिद्र क्यों किए जाते हैं। इसका उत्तर होगा, बैनरों तथा धातु की चादरों पर हवा का दबाव पड़ता है जिससे ये क्षतिग्रस्त हो सकते हैं। इन पर हवा के दबाव को कम करने के लिए इनमें छिद्र बनाए जाते हैं, जिससे हवा कम दबाव डालते हुए उन छिद्रों से बाहर निकल जाती है। प्रश्न नंबर 6, यदि आपके गांव अथवा शहर में चक्रवात आ जाए तो आप अपने पड़ोसियों की सहायता कैसे करेंगे। इसका उत्तर होगा, हमें अपने पड़ोसियों की सहायता निम्न प्रकार से करनी चाहिए या हम निम्न प्रकार से सहायता कर सकते हैं। नंबर 1, आने वाले खतरे से उनको सावधान करके, किसी सुरक्षित आश्रय की खोज करके, पानी और खाद्य पदार्थों का संग्रह करके और प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध कराकर। प्रश्न नंबर 7, चक्रवात से उत्पन्न होने वाली स्थिति से निपटने के लिए पहले से किस प्रकार की योजना तैयार करने की आवश्यकता होती है। इसका उत्तर होगा, चक्रवात से उत्पन्न होने वाली स्थिति से निपटने के लिए निम्न योजना की आवश्यकता होती है। पहला है, चक्रवात की पूर्व घोषणा के लिए चक्रवात चेतावनी केंद्र की स्थापना, जल एवं खाद्य सामग्रियों का संग्रहण, सुरक्षित स्थानों का चयन करना और प्राथमिक चिकित्सा सुविधा की व्यवस्था करना। इसके बाद 8वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर चक्रवात आने की संभावना नहीं है। चेन्नई, बेंगलुरु, अमृतसर और पुरी। तो इसका उत्तर अमृतसर होगा। अमृतसर में चक्रवात आने की संभावना नहीं है क्योंकि यह तटीय क्षेत्र से दूर है। ये पुरी, चेन्नई, बेंगलुरु ये सब तटीय क्षेत्रों के बिल्कुल नज़दीक है या थोड़े उससे दूर है, लेकिन अमृतसर तटीय क्षेत्र से बहुत दूर है, इसलिए अमृतसर में चक्रवात आने की संभावना नहीं है। वे पाठ्य पुस्तक का इसका ये अंतिम प्रश्न है, नीचे दिए गए वक्तव्यों में से कौन सा सही है। शीतकाल में पवन थल से सागर की ओर बहती है। और दूसरा है, ग्रीष्म काल में पवन थल से सागर की ओर बहती है। और गह इसका, चक्रवात का निर्माण अति उच्च दाब तंत्र और उसके इर्द गिर्द
अति उच्च वेग की पवन के घूमने से होता है। और घ, भारत की तटरेखा पर चक्रवातों के आने की संभावना नहीं है। इसमें से इसका जो क है वो सही है, बाकी गलत है। तो इसका सही उत्तर होगा शीतकाल में पवन थल से सागरों की ओर बहती है। ये जो पाठ्यपुस्तक के प्रश्न थे, इनके अलावा भी कई अन्य महत्वपूर्ण जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है वो इस पाठ में से बन सकते हैं। कुछ प्रश्न आपके लिए उपस्थित हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। पवन का वेग बढ़ने से वायु का दाब कम हो जाता है। पवन का वेग बढ़ने से वायु का दाब कम हो जाता है, इसका ये ग ठीक होगा। इसके बाद में पवन सदैव अधिक वायु दाब वाले क्षेत्र से कम वायु दाब वाले क्षेत्र की ओर गति करती है, इसका ख ठीक होगा। अगला है, पवन धाराएं उत्पन्न होने का कारण पृथ्वी का असमान रूप से गर्म होना है, तो इसमें हम ग ठीक करेंगे। और समुद्र से थल की ओर बहने वाली पवन कहलाती है मौसमी चक्रवात, मानसूनी पवन, टाइफून, इनमें से कोई नहीं, तो ये मानसूनी पवन कहलाती है, इसका ग ठीक होगा। ये ग, ख, ग ये नीचे भी इसमें दिए हुए हैं। इसके बाद में कुछ और प्रश्न इसमें से बन रहे हैं, वो भी अपने देखते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में रिक्त स्थान भरिए। गर्म मानसून हवाएं अपने साथ जलवाष्प लाती है, जिससे इसमें आएगा वर्षा होती है। अगला है, कुछ प्राकृतिक घटनाएं ऐसी परिस्थितियों को जन्म देती है जिनसे कभी कभी आपदाएं आती है, तो यहाँ आएगा आपदाएं। फिर अगला है, बिजली चमकने के साथ तीव्र वर्षा होना, यह है तड़ित झंझावात कहलाता है, ये आएगा इसमें। और अगला है चौथा, काफ़ी विनाशकारी हो सकते हैं, तो इसमें चक्रवात आएगा। चक्रवात काफ़ी विनाशकारी हो सकते हैं। अब अगला प्रश्न है, आपको इसमें सुमेल करना है कॉलम ए और कॉलम बी, इसमें आपको मिलान करना है किसके साथ में क्या आएगा। तो उड़ीसा का संबंध है 18 अक्टूबर 1999 का चक्रवात। 18 अक्टूबर और 29 अक्टूबर दो चक्रवात आए, तो इसमें पहले के साथ में सी मिलेगा। और दूसरा है अमेरिकी महाद्वीप, तो अमेरिकी महाद्वीप का संबंध हरिकेन से है, वहाँ चक्रवात आते हैं उनको हरिकेन कहते हैं। और तीसरा है फिलीपींस और जापान, तो फिलीपींस और जापान में जो चक्रवात आते हैं इनको टाइफून कहा जाता है, तो इसका संबंध टाइफून से है। और चौथा है चक्रवात, तो चक्रवात तटीय क्षेत्रों में आते हैं, तो इसका चक्रवात का संबंध तटीय क्षेत्रों से है। इसके बाद में सत्य और असत्य इसमें से छांटने हैं अपने को। तो पहला है, आंधी तूफान एवं चक्रवात प्राकृतिक घटनाएं हैं, बिल्कुल ये सही है, ये प्राकृतिक घटनाएं, सत्य है ये। गुब्बारे में हवा भरने पर उसकी रबर पर अंदर की ओर से वायु का दाब बढ़ जाता है, ये भी सही है। और गर्म वायु ठंडी वायु की अपेक्षा भारी होती है, ये गलत है, क्योंकि गर्म वायु ठंडी वायु की अपेक्षा हल्की होती है। और चौथा प्रश्न है, पवन धाराएं पृथ्वी के असमान रूप से गर्म होने के कारण उत्पन्न होती है, ये बिल्कुल सही है। इसके बाद में है, तूफान से बचने के दो उपाय बताइए। तो इसके दो उपाय हो सकते हैं। नंबर 1, चेतावनी तंत्र द्वारा प्रेषित सूचना को मानना चाहिए और तूफान के दौरान बाहर नहीं जाना चाहिए। और प्रश्न 2 है, बताइए धुआं ऊपर क्यों उठता है। धुआं गर्म होता है और गर्म हवा वायु से हल्की होती है, अतः धुआं ऊपर उठता है। और तीसरा, जब आप पतंग उड़ाते हैं तो क्या आपके पीछे से आती हवा सहायक होती है। हाँ, पीछे से आने वाली हवा पतंग पर दबाव डालती है, जिससे पतंग अच्छी तरह से उड़ता है, इसलिए वो सहायक है। प्रश्न नंबर 4 है, क्या आपको पवन की दिशा के विपरीत साइकिल चलाने में कठिनाई होती है। हाँ, क्योंकि पवन आगे की ओर दबाव डालती है, इसलिए साइकिल पवन के विपरीत दिशा में चलाने में कठिनाई होती है। तो ये कुछ प्रश्न जो पाठ्य पुस्तक के अलावा भी प्रश्न जो बन रहे थे, कुछ प्रश्न इसमें डाले हुए हैं, वो आपको बताएं। इसके अलावा भी बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, तो आप स्वयं पूरे पाठ को अच्छी प्रकार से बार बार इसको पढ़ के
और उसमें से जो और बहुत से आप प्रश्न बनाने का इसमें अभ्यास कीजिए। जितने आप प्रश्न बनाएंगे उतना ही पाठ आपके अच्छी तरह से समझ में आता रहेगा।